प्रधानमंत्री आज करेंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत। कोरोना के चलते प्रदेश वापस लौटे मजदूरों को मुहैया हो सकेगा रोजगार। पिछले हफ्ते ही गरीब कल्याण रोजगार अभियान का भी किया गया था शुभारंभ। भारत ने चीन पर शांति समझौते का उल्लंघन करने और लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य बलों की संख्या बढ़ाने का लगाया आरोप। कहा, सैन्य और कूटनीतिक संपर्क जारी। बिहार में वज्रपात से 83 और उत्तर प्रदेश में 24 लोगों की हुई मौत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई संवेदना। राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए अनुग्रह राशि प्रदान करने के दिए निर्देश। भारतीय रेलवे ने नियमित ट्रेनों के परिचालन पर पहले से चली आ रही रोक को 12 अगस्त तक के लिए बढ़ाया। 1 जुलाई से 12 अगस्त के बीच नियमित ट्रेनों के लिए बुक किए गए टिकटों का मिलेगा पूरा रिफंड। 230 विशेष ट्रेनों का परिचालन पहले की तरह रहेगा जारी। देश में कोरोना से उपचार के बाद ठीक होने की दर 58% से ज्यादा। 2,85,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। सक्रिय मामलों की संख्या 1,89,000 के पार। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 95,86,000 के ऊपर। 4,88,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। 30 साल बाद लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया। 7 मैच शेष रहते ही खिताब पर जमाया कब्जा। लिवरपूल ने आखिरी बार 1990 में जीता था यह खिताब। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे 2023 महिला फुटबॉल विश्व कप की संयुक्त मेजबानी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने कोलंबिया को हराकर जीती मेजबानी। इस टूर्नामेंट में 32 टीमें लेंगी हिस्सा। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कोविड-19 महामारी से प्रभावित बड़ी संख्या में घर वापस लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजी रोटी मुहैया कराने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। इन्हीं मजदूरों के लिए पिछले हफ्ते ही पीएम मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया था। इसका मकसद महामारी के दौरान घर लौटने वाले प्रवासी कामगारों को सशक्त बनाना और अपने इलाके में आजीविका अवसर मुहैया कराना था। इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान शुरू कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी यूपी के 6 जिलों के ग्रामीणों के साथ बातचीत भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के गांव कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यूपी सरकार उद्योगों और अन्य संगठनों के साथ साझेदारी के साथ ये अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देना है। साथ ही कारोबारी संगठनों के साथ मिलकर रोजगार के अवसर प्रदान कराने का भी प्रयास किया जा रहा है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में करीब 30 लाख प्रवासी श्रमिक अलग अलग राज्यों से वापस आए हैं। राज्य के 31 जिले ऐसे हैं जहां 25,000 से ज्यादा प्रवासी कामगार लौटे हैं। इन जिलों में 5 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं। दरअसल कोरोना महामारी से सामान्य और प्रवासी मजदूर बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक कई राज्यों में लौटे हैं। इन लोगों को इनके इलाके में ही रोजगार मुहैया कराने के लिए मोदी सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया था। इसमें टिकाऊ बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। इसके तहत गाँव में विभिन्न कार्यों के विकास के लिए 25 कार्य क्षेत्रों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार घर के नजदीक काम उपलब्ध कराने में मदद के लिए ग्रामीण प्रवासी कामगारों के कौशल की भी पहचान करा रही है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और भारत ने चीन पर शांति समझौते का उल्लंघन करने और लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य बलों की संख्या बढ़ाने का आरोप लगाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत ने यथास्थिति बदलने की कोशिश नहीं की है। चीन ने हाल के वर्षों में सेना तैनात कर इसे बदलने की कोशिश की। गलवान घाटी की घटना इसका एक उदाहरण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों पक्ष पहले से स्थापित व्यवस्था का उपयोग कर वर्तमान स्थिति का समाधान निकालें। The Indian side has never undertaken any actions across the LAC and has never attempted to unilaterally change the status quo. However,
that has not been reciprocated by the Chinese side, and that from time to time has led to face-offs. The conduct of Chinese forces this year has been in complete disregard of all mutually agreed norms. The deployment of large body of troops and changes in behavior has also been aggravated by unjustified and untenable claims. The recent shift in the Chinese position on the Galwan Valley is one example. The maintenance of peace and tranquility in the border areas is the basis of our bilateral relationship. It is imperative that the established mechanisms are used by both parties to address the current situation. और खबर बिहार और उत्तर प्रदेश से। बिहार और उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की वजह से 110 लोगों की मौत हो गई। वहीं कम से कम 32 लोग इससे घायल हो गए और व्यापक स्तर पर संपत्ति को भी क्षति पहुंची। पटना में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बुधवार से अभी तक राज्य में बिजली गिरने से 83 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि इन घटनाओं में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। सबसे ज्यादा गोपालगंज जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। वहीं नवादा में 8, सिवान में 6, दरभंगा, बांका, पूर्वी चंपारण में 5-5 लोगों की बिजली गिरने से मौत हुई है। वहीं कैमूर सहित औरंगाबाद, सुपौल, बक्सर में 2-2 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री ने परिवारजनों के प्रति संवेदना जाहिर की है और 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मौसम विभाग ने राज्य के अधिसंख्य भागों में अगले 48 घंटों के दौरान भारी से अत्यंत भारी वर्षा होने और वज्रपात की आशंका जताई है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी के विभिन्न जिलों में गुरुवार को खराब मौसम के बीच बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में कम से कम 24 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 अन्य लोग घायल हो गए। राज्य सरकार के मुताबिक बारिश के बीच बिजली गिरने की घटनाओं में देवरिया में 9 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा प्रयागराज में 6, अंबेडकर नगर में 3, बाराबंकी में 2 और कुशीनगर, प्रतापगढ़, बलरामपुर और उन्नाव में 1-1 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राकृतिक आपदा से लोगों की मौत पर दुख जाहिर करते हुए उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का ऐलान किया है। उन्होंने वज्रपात की घटनाओं में झुलसे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। और यूपी और बिहार में वज्रपात और वर्षा के कारण हुई मौतों पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश व वज्रपात से कई लोगों के हताहत होने के समाचार से दुख हुआ। राज्य प्रशासन राहत कार्यों में लगा है। पीड़ितों के परिवार के लिए मेरी गहरी संवेदनाएं। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर बिहार और यूपी में वज्रपात में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ट्वीट कर उपराष्ट्रपति ने कहा कि विगत कुछ दिनों में बिहार और उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने और आंधी तूफान से हुई जानमाल की क्षति के बारे में जानकर दुखी हूं। विपदा की इस घड़ी में शोक संतप्त परिजनों के दुख का अनुभव कर सकता हूं। उनके प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजली गिरने की घटना पर दुख जताया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों के निधन का दुखद समाचार मिला। राज्य सरकारें तत्परता के साथ राहत कार्यों में जुटी हैं। इस आपदा में जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज कांग्रेस द्वारा पीएम राहत कोष का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। आज सुबह उन्होंने ट्वीट कर कहा कि एक परिवार की धन की भूख ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने साक्ष्य के तौर पर कुछ डॉक्यूमेंट्स साझा करते हुए लिखा कि कांग्रेस पार्टी के शाही वंश को निजी लाभ के लिए लूट को होने देने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की जनता ने अपनी गाढ़ी कमाई पीएम राहत कोष में दान दी थी, जिससे देश की जरूरतमंद जनता को मदद मिल सके। जनता के पैसे को परिवार द्वारा संचालित ट्रस्ट के लिए देना न केवल एक बड़ी लूट है, बल्कि जनता के साथ धोखा भी है। पीएम राहत कोष संकट के समय जनता की मदद के लिए है, लेकिन यूपीए के कार्यकाल के दौरान इस कोष से पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया। आगे उन्होंने बताया कि राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष होने के साथ साथ सोनिया गांधी पीएम राहत कोष के बोर्ड में भी थी। उन्होंने कांग्रेस के इस कृत्य को निंदनीय, अनैतिक
और पारदर्शिता की अवहेलना करने वाला बताया। और जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल इलाके में जारी मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। इलाके में ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन में एक आतंकी के ढेर होने की खबर है और यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। पिछले कई दिनों से सुरक्षा बल आतंकवादियों पर भारी पड़ रहे हैं और हम लगातार देख रहे हैं कि आतंकवादियों को मारा जा रहा है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट ने देश में ट्रेनों के संचालन पर ब्रेक लगा रखे हैं। भारतीय रेलवे ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर नियमित ट्रेनों के परिचालन पर पहले से चली आ रही रोक को 12 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। यानी कि आगामी 12 अगस्त तक सभी मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर, लोकल ट्रेन और ईएमयू का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। रेलवे के इस निर्णय के बाद 1 जुलाई से लेकर 12 अगस्त के बीच नियमित ट्रेनों के लिए बुक किए गए सभी टिकट्स स्वतः रद्द हो जाएंगे। रेलवे बोर्ड के अनुसार ऐसी हालत में यात्रियों को 100% रिफंड मिलेगा। हालांकि अभी सीमित संख्या में चलाई जा रही 230 विशेष ट्रेनों का परिचालन पहले की तरह जारी रहेगा। इनमें से 30 ट्रेनें 12 मई से, जबकि 200 ट्रेनें 1 जून से शुरू हो चुकी हैं। गौरतलब है कि रेलवे ने देशव्यापी लॉकडाउन के बीच 25 मार्च से सभी यात्री, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के परिचालन को निलंबित कर दिया था। और देश में कोरोना के खिलाफ जंग जीतने में रेल मंत्रालय बेहद अहम भूमिका निभा रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए रेलवे ने अपनी कार्यशालाओं में बड़ी मात्रा में पीपीई, कवरऑल्स, सैनिटाइजर, मास्क और पलंग का निर्माण किया है। बीती 24 जून को रेलवे 1,91,000 पीपीई गाउन, 66.4 किलोलीटर सैनिटाइजर और 7 लाख से अधिक मास्क बना चुका है। इसके साथ ही रेल मंत्रालय ने रेलवे के 50 अस्पतालों को विशेष कोविड अस्पतालों के रूप में नामित किया है। कोरोना से निपटने के लिए इन अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों और अन्य सामानों की खरीद कर सुविधाओं को और बेहतर बनाया गया है। देश में स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे की क्षमता को बढ़ाने के लिए रेलवे ने 5,231 कोच को पहले ही आइसोलेशन कोच के रूप में परिवर्तित किया है। अब इन्हें कोविड देखभाल केंद्रों के रूप में उपयोग किया जाएगा। राज्यों से मिले अनुरोध के आधार पर अभी तक विभिन्न स्थानों पर 960 कोचेस को सेवा के लिए तैनात किया जा चुका है। कोरोना महामारी के दौरान रेलवे के परिचालन और रखरखाव पर कोई असर नहीं पड़ा है। बाहरी वेंडर भी आपूर्ति श्रृंखला को बरकरार रखने में सहयोग दे रहे हैं। और कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में अब तक 2,85,636 मरीज ठीक होकर वापस घर जा चुके हैं। ठीक होने वाले लोगों की दर 58.24% से अधिक है। देश में इस महामारी के कारण करीब 1,89,463 लोग संक्रमित हैं। वहीं देश में 15,301 लोग इस महामारी का शिकार भी हो चुके हैं। गौरतलब है कि हर दिन सैंपल जांच करने की क्षमता में भी बढ़ोतरी हो रही है। और अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूरे विश्व में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 96 लाख के ऊपर जा चुकी है और 4,86,000 से ज्यादा लोगों को इसके कारण मौत हुई है। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 24,16,000 से ऊपर चली गई है, जबकि 1,22,000 लोगों की इस घातक वायरस से जान जा चुकी है। हालात इतने गंभीर हैं कि अमेरिका में मंगलवार को संक्रमण के 35,588 नए मामले सामने आए। अकेले फ्लोरिडा में ही 5,500 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज कल भर्ती हुए। टेक्सास के गवर्नर ने संक्रमण के मामलों में जबरदस्त वृद्धि और अस्पतालों में भर्ती हो रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रांत को दोबारा खोलने की योजना को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। ऐसे में जब अमेरिका के कई प्रांत दोबारा खोलने की प्रक्रिया में थे, इतनी बड़ी संख्या में नए मामलों का आना बेहद चिंता का मुद्दा बन गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि वायरस का असर अब शहरों से गांवों की तरफ हो रहा है, जो एक बड़ी चुनौती को सामने ला सकता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुरुवार को चेतावनी देते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी विश्व स्तर पर बदतर होती जा रही है, लेकिन यूरोप में इससे राहत मिली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडनॉम ने कहा कि अगले सप्ताह तक कोविड-19 से पीड़ितों की संख्या 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी और इससे मरने वालों का आंकड़ा 5 लाख होगा।
यूरोपीय संसद की स्वास्थ्य समिति के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करते हुए ट्रेडोस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चेतावनी देते हुए कहा कि वायरस का प्रसार अभी भी तेजी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त और सावधानी बरतने की जरूरत है। कोविड-19 से निपटने के लिए प्रभावी वैक्सीन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि साल भर के अंदर ये तैयार हो सकता है। साथ ही ट्रेडोस ने उन आलोचनाओं को भी खारिज कर दिया कि चीन ने महामारी के बारे में अन्य देशों को जल्दी चेतावनी नहीं दी। उन्होंने कहा कि किसी की प्रतिक्रिया के समय की तुलना करना संभव नहीं है। और बात चिली की करें तो चिली में कोरोना संक्रमण के मामले 2,59,000 से ऊपर पहुंच गए हैं। वहीं वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि देश में महामारी का सबसे बुरा वक्त निकल गया है और अब स्थिति में कुछ सुधार नजर आ रहा है। चिली में पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मामले बेहद तेजी से बढ़े हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य अधिकारियों ने के सलाह के मुताबिक कमजोर होती अर्थव्यवस्था के बावजूद राजधानी सैंटियागो में लॉकडाउन लागू करना पड़ा। इस फैसले से सैंटियागो के करीब 1 करोड़ लोग क्वारंटीन होने पर मजबूर हो गए हैं। और ब्राजील के साओ पाउलो स्थित फेडरल यूनिवर्सिटी के डीन ने कहा है कि वो इटाली के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित एक संभावित कोरोना वायरस वैक्सीन के परीक्षण करने के लिए बातचीत कर रहा है। अमेरिका के बाद ब्राजील कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है। ऐसे में ब्राजील वैक्सीन के लिए वैश्विक दौड़ में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, क्योंकि वैक्सीन के परीक्षणों में उन जगहों पर तेजी से परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं जहां वायरस का प्रसार व्यापक रूप से हुआ है। वहीं इटली के शोधकर्ताओं ने ब्राजील में मिड स्टेज ट्रायल और अंतिम चरण 3 का अध्ययन करना चाह रहे हैं। मिस्र की एक फार्मा कंपनी ने रेमडेसिविर और फेविपिराविर दवाइयों का निर्माण शुरू कर दिया है। ये दवाइयां कोविड-19 से पीड़ित मरीजों के इलाज में काम आएंगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना के ज्यादा संक्रमण वाले मरीजों को इलाज के दौरान रेमडेसिविर दी जा सकती है, जबकि हल्के संक्रमण के मामलों में फेविपिराविर दवाई फायदेमंद साबित हो सकती है। शुरुआत में 1 महीने में 5 लाख रेमडेसिविर दवा का उत्पादन किया जाएगा और क्वारंटीन अस्पतालों में इन दवाइयों को पहुंचाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। कंपनी ने 1 महीने में 10 लाख फेविपिराविर दवाई बनाना भी शुरू कर दिया है, जो अगले 2 से 3 हफ्तों में बाजार में आ जाएगी। देश में कोरोना संक्रमण के 61,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच ब्रिटेन के लोगों के रवैये ने प्रशासन को हैरान कर दिया है। देश के दक्षिण में स्थित मशहूर बॉर्नमाउथ टाउन में कल एक बेहद गैर जिम्मेदाराना घटनाक्रम में भारी संख्या में लोग इस बीच पर जमा हो गए। इस विशाल जनसमूह ने न सिर्फ स्थानीय प्रशासन के लिए मुश्किलें बढ़ाई, बल्कि सामाजिक दूरी और अन्य सावधानियों को भी सिरे से नजरअंदाज कर दिया। लोगों के इस बेहद खराब रवैये को देखते हुए कुल जमा हुए इस भीड़ को बड़ा हादसा करार दिया जा सकता है। लोगों ने इस बीच पर पहुंचने के लिए अवैध तरीके से अपनी कारों को सड़कों पर पार्क किया और स्थानीय कर्मियों के साथ बदसलूकी की। ब्रिटेन में 3,09,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं और ऐसे में आम लोगों के इस रवैये ने सरकार को परेशान कर दिया है। और कोरोना के बढ़ते खतरों के बीच फ्रांस में गुरुवार को विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर पर्यटकों के लिए दोबारा खोल दिया गया। लॉकडाउन के कारण 3 महीने से अधिक समय तक बंद रहे एफिल टावर का अब पर्यटक दीदार कर सकेंगे। हालांकि अभी सीमित संख्या में ही लोगों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही 324 मीटर ऊंचे टावर का टॉप फ्लोर भी बंद रहेगा। यहां आने वाले लोगों को लिफ्ट या एलिवेटर का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। पर्यटक केवल सीढ़ियों का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए लोगों को मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। और खबर फुटबॉल के मैदान से। लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। लिवरपूल को सिर्फ मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी के बीच गुरुवार को मैच के नतीजे का इंतजार था, जहां चेल्सी की जीत या ड्रॉ लिवरपूल को चैंपियन बना देता, और ऐसा ही हुआ। चेल्सी की टीम ने मैनचेस्टर सिटी को 2-1 से शिकस्त दी। चेल्सी की 2-1 की जीत के साथ ही लिवरपूल क्लब का EPL पर कब्जा पूरा हो गया। लिवरपूल ने आखिरी बार 1990 में लीग का खिताब हासिल किया था। बड़ी बात यह भी है कि लिवरपूल ने यह खिताब 7 मैच शेष रहते हासिल कर लिया। लिवरपूल की टीम को अगले गुरुवार को मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ मैदान पर उतरना है। लिवरपूल ने अपने पिछले मैच में क्रिस्टल
पैलेस की टीम को 4-0 के बड़े अंतर से मात दी थी। लिवरपूल की यह कामयाबी उनके मैनेजर यॉर्गेन क्लॉप की बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखी जा रही है। और हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तापस, कितना बड़ा एक जिसको कहते हैं कि सफलता, स्वर्णिम सफलता इसको समझते हैं लिवरपूल के लिए, 1990 के बाद अब जाकर इस पर कब्जा कर पाया है खिताब पर वो। बिल्कुल आपने सही कहा निखिल की 1990 के बाद ये 30 साल का जो एक तरह से कहें कि एक जो ब्रेक था उसको तोड़ के जर्गन क्लॉप की ये टीम ने ये बेहतरीन ये कारनामा करके किया है। 1990 से पहले 11 बार 1973 से 1990 तक जो समय था इसमें लिवरपूल एक बेहतरीन एक पावरफुल टीम थी, लेकिन कहीं ना कहीं 1990 के बाद कुछ ऐसा समय हुआ कि कहीं ना कहीं वो टीम जो टॉप के लीग प्रीमियर लीग की टॉप होने की जो उसकी दावेदारी है वो कहीं ना कहीं हर बार टूटती गई। खासतौर से 2013-14 का जो सीजन था वहां पे भी वो चूके, और लास्ट ईयर भी वो मैन सिटी से चूके मैन सिटी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, उनका खुद परफॉर्मेंस जो था बहुत बेहतरीन था लिवरपूल का, लेकिन मतलब कुछ जगह पे उनसे चूक हुई और वो शायद उनसे इस साल उन्होंने वो इस बार जब स्टार्टिंग से जब ये जो सीजन स्टार्ट हुआ था तब से उन्होंने उसको किया था कि जर्गन क्लॉप ने कि नहीं इस साल हम कोई भी चूक नहीं होने देंगे, और ये ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। और जर्गन क्लॉप जब आए 2015 से, तब उसके बाद से जिस तरीके से उन्होंने टीम में बदलाव लाए, उससे पहले टीम थोड़ा सा एक अलग तरीके से खेलती थी, लेकिन जर्गन क्लॉप की जो गेम थ्योरी है कि टोटल फुटबॉल, एक अटैकिंग फुटबॉल, एक ब्यूटीफुल फुटबॉल जो खेलते हैं, जो उन्होंने पहले भी दिखाया था, जिस तरीके से उन्होंने बोरुसिया डॉर्टमुंड का उनको कोचिंग दी थी और उसी टीम को वो लेके गए थे 2 बुंदेसलीगा टाइटल्स और 2013 का जो चैंपियंस लीग का फाइनल था उसमें लेके गए थे। तो उनका रेपुटेशन था कि वो टोटल फुटबॉल खेलते हैं, और वही वो हेवी मेटल फुटबॉल लेके आए इस टीम में, और इसका नतीजा यह था कि पिछले साल बस थोड़े पॉइंट से वो चूक गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने कोई चूक नहीं की, और 7 मैच पहले ये जो टीम है अभी इस वक्त जो पदक तालिका प्रीमियर लीग का जो टेबल है उसमें टॉप पे है। ये जो प्रीमियर लीग का खिताब है वो जीत चुके हैं 7 मैचेस पहले, 86 पॉइंट्स है, और जो दूसरी टीम है मैनचेस्टर सिटी वो 63 पॉइंट्स है। तो आप समझ सकते हैं कि जो गैप है वो कितना बड़ा गैप है कि जो दूसरी टीम है उनसे कितना पीछे है। और ये सिर्फ उनकी टीम की बात नहीं है, जर्गन क्लॉप की बात नहीं है, उसके जिस तरीके से उन्होंने टीम में खिलाड़ी लेके आए हैं 2013 के बाद, जिस तरीके से उन्होंने आप कहें सादियो माने की बात करें या फिर मोहम्मद सलाह की बात करें या फिर रॉबर्टो फर्मिनो की बात करें, ये 3 जो तिगड़ी है, ये जो ट्रॉयका कहते हैं, ये जिस तरीके से इस टीम में खेल रहे हैं वो बेहतरीन है। इनफैक्ट पिछले 3 सीजन की अगर हम बात करें तो 211 गोल 3 सीजन में इन तीनों खिलाड़ियों ने किए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 92 मोहम्मद सलाह ने गोल किए, 65 सादियो ने किए हैं और 54 फर्मिनो ने किए। तो ये जो 3 तिगड़ी है वो इस वक्त इस बेहतरीन फॉर्म में है, और ये बेस्ट ऑफेंसिव लाइनअप है किसी भी टीम में। मैं प्रीमियर लीग सिर्फ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा वर्ल्ड में ये बेहतरीन जो टॉप 3 में इनका शुमार होता है। और सिर्फ वो नहीं, इसके साथ साथ आपके पास बेहतरीन गोलकीपर है एलियनसन, और सेंटर बैक जो है वर्जू वैन डिक, जो तो एक तरह से ये कंप्लीट टीम है, और इस कंप्लीट टीम को बांधे रखा है जर्गन क्लॉप ने, और इसी का नतीजा है कि 30 साल के बाद प्रीमियर लीग का खिताब इनके हाथ लगा। जी बिल्कुल, 30 साल के बाद ये स्वर्णिम सफलता लिवरपूल के हाथ लगी है। बहुत शुक्रिया तपस इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और 2023 के महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी का अधिकार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिला है। गुरुवार को फीफा काउंसिल के द्वारा वोट के बाद इस बात का फैसला हुआ। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त बोली ने प्रतिद्वंदी कोलंबिया की बोली को पीछे कर यह अधिकार हासिल किया। इस टूर्नामेंट में 32 टीमें हिस्सा लेंगी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खाते में ये मेजबानी का अधिकार काफ़ी आसानी से आया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने 22 वोट हासिल करते हुए, जबकि कोलंबिया को सिर्फ 3 वोट मिले, माफ कीजिएगा केवल 13 वोट मिले, 22 के मुकाबले 13 वोट।
और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बोर्ड की बैठक एक बार फिर से बिना किसी बड़े फैसले के खत्म हो गई। गुरुवार को बोर्ड के सदस्यों के बीच टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत हुई, जिसमें 12 सदस्य टेस्ट खेलने वाले देशों और 3 सदस्य एसोसिएट देशों से शामिल हुए। बैठक में एक बार फिर से इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप के आयोजन को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया और अब इस पर जुलाई में एक बार फिर से बैठक कर कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद निवर्तमान चेयरमैन शशांक मनोहर के विकल्प के नामांकन की प्रक्रिया को भी अगले सप्ताह अंतिम रूप देगी, क्योंकि कोई भी अहम मसलों पर सहमति बनानी बाकी है। और बेल्जियम फुटबॉल टीम के स्टार खिलाड़ी टॉमस म्यूनर जर्मन क्लब बोरुसिया डॉर्टमंड के साथ 4 साल का करार किया है। उन्होंने म्यूनर अपने नए क्लब के साथ अगले महीने से जुड़ जाएंगे। म्यूनर का पेरिस सेंट जर्मेन के साथ करार इस महीने खत्म हो रहा है। इस बात की जानकारी क्लब ने दी। अपने नए क्लब के बारे में म्यूनर ने कहा कि बोरुसिया डॉर्टमंड का खेल मेरे खेल से मेल खाता है। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि वो अपने खेल से बोरुसिया डॉर्टमंड को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। और बात आध्यात्म और धर्म की। विश्व प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर 4 दिनों के वार्षिक मासिक धर्म चक्र के कुल शाम 8:16 पर समाप्त होने के बाद आज फिर से खुल गया। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के कारण मंदिर को भक्तों के लिए नहीं खोला जाएगा। कामाख्या मंदिर में पिछले सालों के विपरीत आज सुबह शुरू हुए अंबुबाची अनुष्ठान में भक्त उपस्थित नहीं हुए। अंबुबाची मेला पूर्वी भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समारोह है। हालांकि इस साल कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।